पुरातात्विक स्थलों का कालक्रमिक उत्खनन और प्रमाण। भारत की प्राचीन सभ्यता की वास्तविक समझ केवल साहित्यिक स्रोतों से नहीं, बल्कि पुरातात्विक उत्खनन आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस से भी मिलती है। उत्खननों ने हमें न केवल इतिहास की पुष्टि दी, बल्कि अज्ञात सभ्यताओं और संस्कृतियों को भी उजागर किया। आइए इन्हें कालक्रम के आधार पर देखते हैं। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं। 1. प्रारंभिक खोजें 19वीं शताब्दी। 1819 कर्नल विलियम टेलर ने पलामकोट तमिलनाडु के आसपास शिलालेखों और प्राचीन अवशेषों का अध्ययन किया। 1823 अलेक्जेंडर कनिंघम, बाद में एसी के पहले महानिदेशक, ने भारत के विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण शुरू किया। 1853 सिंध क्षेत्र में पहली बार प्राचीन ईंटों और टीलों पर ध्यान गया। 1872-75 अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया और यहाँ की प्राचीन ईंटों का उल्लेख किया, परंतु तब तक उनकी पहचान सिंधु सभ्यता के रूप में नहीं हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज 1920-22। 1921 दयाराम साहनी ने पंजाब अब पाकिस्तान के हड़प्पा स्थल पर उत्खनन किया। प्रमुख प्रमाण: पक्की ईंटों से बने मकान, चक्की, मनके, ताम्र उपकरण और मुहरे। 1922 राखालदास बैनर्जी ने सिंध अब पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो स्थल का उत्खनन किया। प्रमुख प्रमाण: ग्रेट बाथ, महास्नानागार, अन्नागार, ग्रेनरी, नालियों की अद्भुत जल निकासी व्यवस्था, मूर्तियां, नर्तकी, पुजारी राजा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही उत्खनन सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज का आधार बना। 3. अन्य प्रमुख स्थलों का उत्खनन 1925-1960। 1925 कालीबंगन राजस्थान, हनुमानगढ़ उत्खनने। घोष और बी लाल ने किया। प्रमाण: अग्निकुंड, कृषि के प्रमाण, हल्के निशांत मिट्टी के बर्तन। 1930-35 चिन्हुदड़ो सिंध, मनके और आभूषण बनाने का केंद्र। 1935 रंगपुर गुजरात, कृषि और मिट्टी के बर्तनों का प्रमाण। 1953 लोथल गुजरात, अहमदाबाद उत्खननस। आर राव ने किया। प्रमाण: प्राचीन गोदी, बंदरगाह, डॉकयार्ड, व्यापार के प्रमाण, चावल के दाने। 1954 कालीबंगन का पुनः उत्खनन। 1955-60 सुरकोटरा गुजरात, घोड़ों के अवशेष मिले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. उत्तर भारत में खोज 1960-1980। 1960 रोपड़ पंजाब, हड़प्पा और उत्तर वैदिक संस्कृति का संक्रमण स्थल। 1964 धोलावीरा गुजरात, कच्छ उत्खननार। एस बिष्ट ने किया, बाद में विस्तृत कार्य 1990 में हुआ। प्रमाण: विशाल नगर योजना, जल संग्रहण प्रणाली, साइन बोर्ड जैसी पट्टिकाएं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. आधुनिक उत्खनन 1990-2005। धोलावीरा का पूर्ण उत्खनन 1990-2005। यहाँ से मिले जल प्रबंधन, नालियों और नगर नियोजन ने सिद्ध किया कि यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन शहरी संस्कृतियों में से एक थी। राखीगढ़ी हरियाणा उत्खनन से यह सिद्ध हुआ कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। भिरराना हरियाणा, यहाँ से मिले प्रमाण 7500 ईपू तक ले जाते हैं, जिससे ये स्थल विश्व की सबसे प्राचीन शहरी संस्कृति में गिना जाता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. उत्खननों से प्राप्त प्रमाण। इन स्थलों से प्राप्त सामग्रियां हमें निम्नलिखित प्रमाण देती हैं। 1. आर्थिक प्रमाण: कृषि, गेहूं, जौ, चावल के दाने। व्यापार: मोती, मनके, धातु, गोदी। कुटीर उद्योग: मिट्टी के बर्तन, आभूषण। 2. सामाजिक प्रमाण: नगर नियोजन, सड़कें, नालियां, मकान। सामाजिक समानता: ईंटों का एक समान आकार। शिल्पकारों और किसानों का वर्ग। 3. धार्मिक प्रमाण: मातृ देवी और पशुपति महादेव की मूर्तियां। अग्निकुंड और वेदियों के अवशेष।
4. राजनीतिक प्रमाण, सुव्यवस्थित प्रशासन, नगर नियोजन और गोदाम, सुरक्षा दीवारें और किलेबंदी। 5. सांस्कृतिक प्रमाण, मूर्तियां, नर्तकी, पुजारी, राजा, लिपि अब तक अपठित, संगीत और कला, बांसुरी, आभूषण। वैदिक समाज की राजनीति, सभा समिति और राजसत्ता। ऋग्वैदिक युग को प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की जन्मभूमि कहा जा सकता है। ये वह समय था जब समाज कबीलाई ढांचे से निकलकर एक संगठित जन राजनीति की ओर बढ़ रहा था। धर्म, राजनीति और समाज तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। 1. राजसत्ता की प्रकृति। ऋग्वेद में शासक को राजन कहा गया है। ये राजन सर्वशक्तिमान सम्राट नहीं था, बल्कि वह जन कबीले का संरक्षक था। उसका प्रमुख कार्य था शत्रुओं से रक्षा करना, समाज में न्याय स्थापित करना, यज्ञों का आयोजन कर देवताओं की कृपा प्राप्त करना। राजन को देवताओं का प्रतिनिधि माना जाता था, विशेषकर इंद्र और वरुण की शक्ति का प्रतिबिंब। किंतु उसकी सत्ता पूर्णतः निरंकुश नहीं थी, उसे सभा और समिति जैसे संस्थानों से मान्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. सभा और समिति। ऋग्वैदिक राजनीति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी जनसंस्थाएं। 1. सभा। यह विद्वानों, पुरोहितों और वरिष्ठ लोगों की सभा होती थी। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों, न्याय और नीतियों पर चर्चा होती थी। इसका चरित्र कुछ हद तक अभिजात था। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 2. समिति। यह अधिक व्यापक और जनसाधारण की संस्था थी। इसमें युद्ध, करारोपण, जन कल्याण और राजन की वैधता पर निर्णय लिए जाते थे। समिति को जन की आवाज माना जाता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सभा और समिति मिलकर यह सिद्ध करती है कि वैदिक समाज में प्रारंभिक लोकतांत्रिक तत्व मौजूद थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. अन्य संस्थाएं। विधाता, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा का मंच। गण, छोटे जनसमूह या कबीले। विदत, युद्ध और उत्सव से जुड़ी संस्था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. पुरोहित और ब्राह्मण वर्ग की भूमिका। राजनीति केवल राजन तक सीमित नहीं थी। पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण, राजा को वैधता प्रदान करता था। यज्ञों के बिना राजा का शासन अधूरा माना जाता था। पुरोहित मंत्रों और सूक्तों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण वर्ग राजनीति में निर्णायक शक्ति बन गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. न्याय और दंड। ऋग्वेद में रीत, सत्य, धर्म की संकल्पना बार बार मिलती है। ये राजनीतिक और सामाजिक न्याय का आधार था। वरुण देव को रीत का रक्षक कहा गया। राजा दंड का प्रयोग करता था, लेकिन वह रीत के अनुसार ही होना चाहिए था। अपराधों और अनुशासनहीनता को दंडित करना राजसत्ता का कर्तव्य था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. राजन की शक्तियां और सीमाएं। राजन युद्ध में सेनापति था। वह दान और कर एकत्र करता था। वह जनसभा में उत्तरदायी भी था। उसकी सत्ता निरंकुश न होकर सामूहिक थी। इससे स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक राजनीति पूर्ण राजतंत्र न होकर जन राजनीति और धर्माधारित सत्ता का सम्मिश्रण थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। समय के साथ यह राजनीतिक ढांचा बदला। सभा और समिति की शक्ति घटने लगी। राजा अधिक शक्तिशाली हुआ और सम्राट की अवधारणा आई। राजसूय, अश्वमेध और वजपेय जैसे यज्ञों के माध्यम से राजा ने अपनी सार्वभौमिकता स्थापित की। पुरोहित वर्ग ने यज्ञों के माध्यम से राजसत्ता को और भी पवित्र व अपरिहार्य बना दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं। 1. धर्म और राजनीति अविभाज्य थे। 2. राजा का कार्य केवल शासन नहीं, बल्कि धर्म और रीत की रक्षा भी था। 3. जनसाधारण की आवाज को सभा समिति के माध्यम से स्थान मिला। 4. ये राजनीति युद्ध प्रिय, यज्ञ केंद्रित और धर्माधारित थी। वैदिक काल की आर्थिक व्यवस्था कृषि, पशुपालन, व्यापार, धातु प्रयोग और शिल्प।
ऋग्वैदिक काल का समाज मुख्यतः ग्रामीण और कृषि परक था। यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रकृति के साथ गहरे संबंध पर आधारित थी। जीवन की मूल धुरी थी पशु, कृषि और भूमि। धीरे धीरे यह अर्थव्यवस्था अधिक जटिल, संगठित और उत्पादन केंद्रित हुई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. कृषि। ऋग्वेद में कृषि को जीवन का आधार कहा गया है। प्रमुख फसलें जौ, यव और गेहूं। उत्तर वैदिक काल तक धान, चावल का भी उल्लेख मिलता है। लोथल, कौशाम्बी और हस्तिनापुर से चावल के दाने प्राप्त हुए। हल चलाने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगन, राजस्थान से प्राप्त हल के निशान इस बात का पुरातात्विक प्रमाण है। वर्षा देवता इंद्र और कृषि देवता पर्जन्य की पूजा की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि अधिक संगठित हुई। सिंचाई, नहरें और कुएं प्रयुक्त होने लगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. पशुपालन। अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था गोधन। गाय केवल दूध, दही और घी का स्रोत नहीं थी, बल्कि धन, प्रतिष्ठा और सामाजिक वैभव का प्रतीक थी। गायों की छीना झपटी को गविष्ठी कहा जाता था। ये छोटे छोटे युद्धों का कारण बनती थी। बैल कृषि का सहायक, घोड़ा रथ युद्ध का साथी और हाथी वन्य शक्ति का प्रतीक था। बकरी और भेड़ से ऊन व दूध मिलता था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा स्पष्ट है कि वैदिक समाज एक पशुपालक प्रधान कृषि समाज था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. व्यापार और विनिमय। प्रारंभ में वस्तु विनिमय प्रचलित था। उदाहरण, गायों के बदले वस्तुएं। निष्क और शतमान जैसे शब्दों का उल्लेख मिलता है, जो प्रारंभिक मुद्रा या धातु के टुकड़े थे। व्यापारी वर्ग को पनी कहा गया, जो कभी कभी नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त हुआ, जैसे स्वार्थी या लोभी व्यापारी। स्थलीय व्यापार बैलगाड़ियों और कारवां से होता था। समुद्री व्यापार का उल्लेख समुद्र और नौक के संदर्भ से मिलता है। उत्तर वैदिक काल में व्यापारिक मार्गों, उत्तरी पथ और नगरों का विकास होने लगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. धातु प्रयोग। ऋग्वैदिक काल को प्रायः ताम्र युग, कॉपर ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। प्रमुख धातुएं। आयस प्रारंभ में ताम्र, कांसा, बाद में लौह। स्वर्ण, सोना, आभूषण और दान के लिए। रजत, चांदी, सीमित उपयोग। उत्तर वैदिक काल तक लौह धातु का प्रयोग बढ़ा, जिससे कृषि औजार और हथियार बने। यही लौह युग महाजनपदों की उन्नति का आधार बना। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 5. शिल्प और उद्योग। मिट्टी के बर्तन, हाथ से बने और चाक से बने बर्तन। उत्तर वैदिक काल में लौह पात्र भी प्रचलित हुए। वस्त्र उद्योग, ऊन, कपास और रेशम का प्रयोग। धातु शिल्प, ताम्र और कांस्य से औजार, हथियार, आभूषण। मनके और आभूषण, हड़प्पाई परंपरा से प्रभावित। रथ निर्माण, युद्ध और परिवहन दोनों में महत्वपूर्ण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. आर्थिक जीवन की विशेषताएं। 1. पशुपालक कृषि परक अर्थव्यवस्था। 2. गोधन को धन और वैभव का प्रतीक माना गया। 3. यज्ञ और दान में अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खर्च होता था। 4. विनिमय आधारित व्यापार धीरे धीरे धातु मुद्रा की ओर बढ़ा। 5. लौह धातु के प्रयोग ने उन्नत कृषि और युद्ध शक्ति को जन्म दिया। वैदिक समाज की जीवन शैली, संस्कृति, धर्म और कला। वैदिक काल भारतीय सभ्यता के संस्कारों का उद्गम काल था। ये युग केवल यज्ञ और स्तोत्रों का नहीं, बल्कि जीवन की बुनियादी संरचना, सामाजिक रीति नीति, धार्मिक मान्यताओं और कलात्मक प्रवृत्तियों का भी काल था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 1. जीवन शैली। वैदिक समाज का जीवन मुख्यतः ग्रामीण और कृषि परक था। गृहस्थ आश्रम को आदर्श जीवन पद्धति माना जाता था। ऋग्वेद में गृहस्थ को आश्रमी और परिवार को कुटुंब कहा गया। परिवार पितृसत्तात्मक था। पिता परिवार का मुखिया और उत्तराधिकारी होता था। भोजन में जौ, गेहूं, दूध, दही, घी और मांस, विशेषकर यज्ञों में का प्रयोग होता था। वस्त्र ऊन और कपास से बने होते थे। स्त्रियां आभूषणों और सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करती थीं। परिवहन में बैलगाड़ी, घोड़ा रथ और नाव का प्रयोग मिलता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 2. सामाजिक व्यवस्था। समाज 4 आश्रमों, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास के विचार की ओर बढ़ रहा था, यद्यपि यह उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट हुआ। स्त्रियों की स्थिति ऋग्वैदिक काल में अपेक्षाकृत उच्च थी। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थीं। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला जैसी ऋषिकाएं इसके प्रमाण हैं।
वे सभा समिति में भाग ले सकती थीं। उत्तर वैदिक काल में उनकी स्थिति कुछ हद तक गिर गई और उन्हें परिवार व गृहस्थ तक सीमित किया जाने लगा। वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में स्पष्ट नहीं थी, परंतु पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में यह व्यवसाय आधारित था, बाद में जन्म आधारित हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3. संस्कृति। संस्कृति का आधार था यज्ञ और सामूहिक जीवन। पर्व और उत्सव प्रकृति से जुड़े थे। वर्षा के लिए इंद्र और पर्जन्य की पूजा, सूर्योदय के लिए उषा सूक्त, अग्नि के लिए होम। अतिथि सत्कार पर बल दिया गया। अतिथि देवो भव का बीज इसी युग में पड़ा। शिक्षा मौखिक थी। गुरु शिष्य परंपरा में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन होता था। संगीत, नृत्य और वाद्य यंत्र, वीणा, बांसुरी, मृदंग सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा थे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 4. धर्म। ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति पूजा और बहुदेववाद पर आधारित था। प्रमुख देवता अग्नि, यज्ञ और गृहस्थ जीवन का केंद्र। इंद्र, युद्ध और वीरता का देवता। वरुण, रीत और नैतिकता का रक्षक। सोम, अमृत और आनंद का प्रतीक। उषा, सूर्य, वायु, सरस्वती, प्राकृतिक शक्तियां। यज्ञ ही धर्म का मूल अंग था। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न कर वर्षा, धन, संतान और विजय की कामना की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में एकेश्वरवाद की धारा प्रबल हुई। उपनिषदों ने एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति और अहम ब्रह्मास्मि जैसे सिद्धांत प्रस्तुत किए। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी ना किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। हमारी कामना है कि आप अपने लक्ष्य में जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल सच्ची कहानियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ताकि उस जरूरतमंद की मदद हो सके जो किसी अभाव की वजह से महंगी कोचिंग नहीं कर सकता हो। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5. कला। प्रारंभिक कला धार्मिक अनुष्ठानों और दैनिक जीवन से जुड़ी थी। स्थापत्य, यज्ञवेदी, अग्निकुंड और गृह निर्माण लकड़ी, मिट्टी और ईंटों से। शिल्प, धातु के औजार, मिट्टी के पात्र, आभूषण और हथियार। संगीत, ऋग्वेद में सामगान और मंत्र पाठ का उल्लेख। सामवेद को संगीत का वेद कहा गया। चित्रकला, शैल चित्र, भीमबेटका गुफाओं के चित्र उत्तर वैदिक काल तक निरंतरता में रहे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 6. सांस्कृतिक विशेषताएं। 1. धर्म और संस्कृति का केंद्र था यज्ञ और मंत्र। 2. स्त्रियों की भागीदारी से समाज में संतुलन और लचीलापन था। 3. जीवन प्रकृति से गहराई से जुड़ा था। 4. कला और संस्कृति का स्वरूप धार्मिक और सामूहिक था। 5. उत्तर वैदिक काल में दर्शन और अध्यात्म की नींव पड़ी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चेक मार्क। इस प्रकार वैदिक समाज की जीवन शैली सरल, धार्मिक और प्रकृति आश्रित थी। इसकी संस्कृति ने भारतीय सभ्यता को धर्म प्रधान स्वरूप दिया। धर्म और कला यहाँ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं थे, बल्कि सामाजिक एकता, नैतिकता और जीवन के अनुशासन के साधन थे। यही आधार आगे चलकर भारतीय संस्कृति के स्थायी स्तंभ बने। ऋग्वैदिक समाज और राजनीति के अध्ययन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें ये भी समझना आवश्यक हो जाता है कि यह सभ्यता केवल एक धार्मिक अथवा सांस्कृतिक धारा नहीं थी, बल्कि इसके भीतर सामाजिक ताने बाने, राजनीतिक संरचनाएं, दार्शनिक चिंतन, आर्थिक व्यवस्था, कला, संस्कृति और जीवन की व्यावहारिक आवश्यकताओं का अद्भुत समन्वय विद्यमान था। चारों वेदों का गहन अवलोकन करते समय ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक वेद न केवल धार्मिक अनुष्ठानों का आधार है, बल्कि वे अपने अपने समय की सामाजिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था और दार्शनिक दृष्टिकोण का भी परिचायक है। ऋग्वेद की स्तुतियां हमें ये बताती हैं कि देवताओं को प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधि माना गया। ये प्रकृति पूजन केवल धार्मिक क्रिया नहीं था, बल्कि इसमें समाज की आस्था, उनकी राजनीतिक सत्ता और संगठन की झलक भी दिखाई देती है। वैदिक ऋषियों ने अग्नि, इंद्र, वरुण, वायु आदि देवताओं को मंत्रों में प्रतिष्ठित किया और उनके माध्यम से यह संकेत दिया कि मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी रूप में दैवीय शक्ति के अधीन है। यहाँ राजनीति की नींव भी देवताओं की सत्ता पर आधारित प्रतीत होती है, जहाँ राजा को इंद्र के समान वीर और रक्षक माना जाता था।
सामवेद की ऋचाएं जब स्वरबद्ध होकर गाई जाती थीं, तो वे केवल यज्ञों के लिए संगीतमय वातावरण नहीं बनाती थीं, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी करती थीं। ये सामाजिक संगठन की पहली झलक थी, जिसमें संगीत और मंत्र समाज की एकता और आस्था को प्रकट करते थे। सामवेद ने ये स्पष्ट किया कि धर्म और राजनीति को केवल शुष्क नियमों या आदेशों से नहीं, बल्कि भावनात्मक और सांस्कृतिक साधनों से भी संगठित किया जा सकता है। यजुर्वेद के मंत्र हमें बताते हैं कि समाज और राजनीति में नियमों की आवश्यकता थी। यज्ञों की शुद्धता, मंत्रों की पवित्रता और कर्मकांड की विधिवत संरचना ने ये स्पष्ट किया कि वैदिक समाज में अनुशासन सर्वोपरि था। यह अनुशासन केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव शासन व्यवस्था और सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। राजा का कार्य भी इसी अनुशासन के पालन की गारंटी देना था, ताकि समाज में शांति और समृद्धि बनी रहे। अथर्ववेद के मंत्र हमें समाज के व्यवहारिक पक्ष की ओर ले जाते हैं। यहाँ केवल देवताओं की स्तुति नहीं है, बल्कि रोगों से मुक्ति, परिवार की समृद्धि, कृषि की उन्नति, पशुधन की रक्षा और शत्रु विजय की भी प्रार्थना की गई है। ये वेद हमें ये समझाता है कि वैदिक समाज केवल आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन जीने में ही नहीं, बल्कि भौतिक सुख सुविधाओं और व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में भी उतना ही सक्रिय था। जब हम हाथी के वर्णन की ओर आते हैं, तो वैदिक साहित्य हमें इसकी भव्यता और सामर्थ्य का चित्र प्रस्तुत करता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में हाथी को शक्ति, स्थायित्व और गौरव का प्रतीक बताया गया है। उसका विशाल शरीर समाज की समृद्धि और सामूहिक शक्ति का द्योतक था। हाथी के दांत, उसकी सूंड, उसके कान और उसके पग प्रत्येक को अलग अलग प्रतीकों से जोड़ा गया। दांत को वीरता और शक्ति का प्रतीक, सूंड को बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता का प्रतीक, कान को सतर्कता और सजगता का प्रतीक तथा पग को स्थिरता और सहनशीलता का प्रतीक माना गया। इस प्रकार वैदिक समाज में हाथी केवल पशु न होकर एक सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। राजा के लिए हाथी उसकी सामरिक शक्ति का आधार था, जबकि समाज के लिए वह समृद्धि और वैभव का सूचक था। यदि हम ऋग्वैदिक समाज और राजनीति की गहराई से पड़ताल करें, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ धर्म और राजनीति में कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था। देवताओं की सत्ता ही राजनीति की शक्ति थी और समाज की एकता ही उसका सबसे बड़ा हथियार। चारों वेदों ने मिलकर समाज को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और व्यावहारिक स्तर पर संगठित किया और इस प्रकार भारतीय संस्कृति की वह नींव रखी, जिस पर आगे चलकर महाकाव्यों, उपनिषदों और पुराणों का विशाल भवन खड़ा हुआ।